क्लास का टाइम हो गया। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, ओके बेटा, पिछली क्लास का टॉपिक था घातांकों के नियम। तो जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि एक क्वेश्चन हमारा रहता है, इसको पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 6 रेखाएं और कोण वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक ही सवाल रहता है, चलो देखते हैं किस टाइप का सवाल हमारा एक रहता है कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया 125 गुणा c की घात 4 बटे 10 की घात 2 गुणा c। ठीक है, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए ना, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई नियम नहीं लग सकता, बस एक ही नियम लग रहा है, आपको कहीं पे नियम लगता हुआ नजर आ रहा है, आप लोग मुझे बताओ, कोई रूल लग रहा है एक्सपोनेंट वाला? लग रहा है कहीं पे? बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, करा है ना ऐसे सवाल हमने पिछली क्लास में? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं निकाल रहा हूँ। कहाँ पे लगेगा फिर बताओ? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, यहाँ लगेगा ना, देखते ही आपको पता चल रहा है। यहाँ पे दोनों जगह सी और सी है। आपको पता है जब भी हमारे आधार समान हो और संख्याएं भाग में हो, ये दोनों भाग में है ना एक दूसरे के, यस ऐसे तो मैम। लिखा हुआ है, ये भाग नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब भाग में है। जब भी हमारे आधार समान हो, चाहे वो हमारा अक्षर हो अंग्रेजी का या हमारा संख्या हो, तो वहां पे नियम तो ये लगेगा ना कि दोनों की जो घातें हैं वो घट जाएंगी। भाग में घातें घट जाती है ना अगर आधार समान हो। अब सी के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानोगे, बताया है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं वहां 1 मानते हैं। तो बस क्या लिख दो, ये सी की घात 4 माइनस 1 बटे 10 की घात 2। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। बस हो गया आपका काम, जहां जहां नियम लग रहा है आपने सॉल्व कर लिया। क्या लिखोगे, 125 गुणा सी की घात कितना आएगा, 3 आएगा, 4 में से 1 जाएंगे, बटे 10 की घात 2। अब देखो, अब तो कोई नियम लग ही नहीं रहा, तो जब भी यहाँ पे कोई नियम ना लगे, आप क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दो। मतलब इस 10 की घात 2 को क्या कर सकते हो, 10 की घात 2 को क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई 10। हाँ, ऐसे लिख दो। अब आपको नजर आ रहा है 125 और 10 आपस में कट मैम जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज तो आनी चाहिए, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा से कर लो ज्वाइन बेटा। बाकी सबको आ रही है क्या आवाज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस अब मैम 125 और 10 कट जाएंगे ना 5 के पहाड़े से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब इसके आगे कटेगा नहीं, कटेगा तो जो संख्या बच गई लिख दो, 5 गुणा सी की घात 3 बट्टे 2 गुणा 2। क्या आ गया आंसर, 5 सी की घात 3 बट्टे 2 गुणा 2 हो गया 4, और यही इसका उत्तर आ गया। ठीक है, पिछली क्लास में भी ऐसे सवाल करवाए थे, अब सभी को क्लियर हो गया कैसे करना है? यस मैम। एक बार मैम दोबारा से एक देख लीजिए। बार और समझा मैम रहे एक बार और समझा दो। हाँ, मैं एक और बार समझा दूंगी, इसको ध्यान से देख लो बेटा। हाँ, तो एक और बार मैं समझा रही हूँ, देखना फिर से, जिसको नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ना कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था, पर सी वाला सॉल्व हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने यही नियम लगा दिया, बाकी 125 को ऐसे रहने दिया। अब सी की घात 4 माइनस 1 कर दूंगी। क्यों करूंगी, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे रूल लग रहा है। क्या रूल लग रहा है, जब भी डिवाइड में होते हैं घाते घटा दो। सी की घात 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, सी की घात 3 आ जाएगी। ठीक है, यही करना है। तो 125 गुणा सी की घात 3 बटे 10 की घात 2। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो, क्योंकि नियम आपका लग नहीं रहा है। नियम लगेगा भी तो उसका कोई यूज है नहीं। ठीक है, 10 को ऐसे कर दो, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10।
अब जो जो बच गया उसको लिख लो। ऊपर है 5 और c का घात 3, नीचे है 2 गुणा 2 5c³ डिवाइड बाई 4, 2 गुणा 2 4 हो गया और यही इसका उत्तर है। क्योंकि इसके आगे आप बताओ ना सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके आगे मैं क्या करूं? उसे कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहीं तक इसे सॉल्व करेंगे। सभी को समझ में आ गया? आप बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि लास्ट सवाल बचा है, फिर छठा चैप्टर हमें शुरू करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो पोल में आएगा इसका सभी का ठीक होना चाहिए। रेडी है? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है। मैम अगर यहाँ पर सी की जगह जैसे सी की घात 4 है और यहाँ पर नीचे सी की जगह अगर और कोई जैसे ए बी ऐसे हो तो कैसे करें? मैम फिर से समझा दो प्लीज एक बार। एक बार हाँ हाँ इसमें समझा दूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? दोबारा पूछो। मैम समझा दो एक बार फिर। हाँ मैं समझा रही हूँ तुमको। कौन पूछ रहा था हर्ष से पहले? मैम यहाँ पर जैसे सी की घात 4 है और नीचे सी है, इसकी जगह अगर और कुछ हो जैसे ए बी से कैसे सॉल्व करें फिर? यहाँ पे कुछ भी होता, यहाँ पे बेटा कुछ भी होता, सॉल्व आपको इसी तरीके से ही करना है। कुछ भी होता, मैंने यहाँ सी की जगह ए लिख दूं, आप बोल रहे हो कि ए की घात के रूप में होता, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? ये मैं ए की घात 7 बटे, हमने सी की जगह अगर मैं यहाँ लिख देते ए की घात 7 बटे ए की घात 5, ये भी फिर भी ऐसे ही सॉल्व होता। रूल तो वही लगेगा ना, आधार तो अभी भी समान ही है। अभी भी तो यही करते हैं आप। ए की घात 7 में से नीचे वाला इसकी घात माइनस हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उल्टा होगा ना। नीचे से ऊपर भेज रहे हो तो घटाना पड़ेगा आपको घातों को। तब भी ऐसे मैम आगे और समझा दो। हाँ मैं यही समझा रही हूँ। 7 में से 5 जाएंगे 2 बटे 10 की घात 2, कुछ भी आ जाए, बस आपको देखना है आधार समान होने चाहिए। ठीक है। अब अच्छा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ जो 125 है बेटा, 125 का ही तो मतलब, 125 का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तो 125 आएगा। यस मैम। 125 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा अब तक। तो क्या करो, इस 125 को ना ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा ए की घात 2 बटे 10 की घात 2 को मैं क्या लिख दूंगी? 10 गुणा 10। अगर आपको ऐसे काटना नहीं आ रहा तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, 125 को तोड़ के लिख लो। अब तो काट सकते हो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, क्या बचा? 5 ए की घात 2 बटे 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। मैम अब मैं हाँ जैसे ए की घात 7 और यहाँ पे ए की घात 5 की जगह बी की घात ऐसे हो तो? अच्छा, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह अलग अलग हो। यस मैम। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो नीचे ए की घात 7 है, नीचे बी की घात कुछ है 5 है, यस मैम। फिर आगे सॉल्व नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आधार अलग अलग है। तो नीचे फिर उत्तर में यहाँ बी की घात 5 आता, ऊपर ए की घात 7 आ जाता, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, यस सॉल्व मैम अब दे दो। करेंगे जहां तक ये हो सकता है। हाँ पूछो। मैम अब दे दो सवाल। आप सभी को समझ में आ गया? यस चलिए मैम। ओके Yes, ma'am. ठीक Yes, ma'am. ये है आपके सवाल। बिल्कुल बच्चे सभी Yes, ध्यान से ma'am. लिखिए। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 बटे 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4। अप्रोच वही है, तरीका वही है, क्वेश्चन अलग है, बस सभी का सही होना चाहिए। यहाँ पे पहले नियम लग रहा है वहां लगाओ, और जो संख्या कट रही है काट दो।
नहीं बेटा, दो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का गलत हो गया। इतनी जल्दी भी सॉल्व नहीं होगा ना ये। अभी एक बच्चे ने आंसर किया, उसका ठीक है। पांच में से दो बच्चों का आंसर ठीक है। मैम कितने बच्चों का आ गया? बेटा 8 बच्चों को आ गया है, लेकिन सिर्फ 3 बच्चों का ठीक है। मैम कितने बच्चों का 9 बच्चों का आ गया। बेटा अभी भी गलत कर रहे हैं, अभी तो समझाया था। कितनों का ठीक है? 13 में से सिर्फ 5 बच्चों का ठीक है। क्या बेटा? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म, चलिए आंसर सभी का आना चाहिए, कीजिए। मैम जो हमारा आंसर आ रहा है वो तो आपसे अलग आ रहा है। नहीं बेटा, आंसर तो इन्हीं में से एक है। नहीं बेटा, आंसर तो इन्हीं में से एक है। हर्ष देखो कहाँ मिस्टेक करी है, क्योंकि आंसर तो ABCD में से ही एक है। मैम हाँ बोलो। मैम आवाज बेटा ठीक नहीं आ दोबारा से रही। ज्वाइन कर लो क्लास, दोबारा से ज्वाइन कर लो, आ जाएगी। मैम यस मैम। आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। आधा आधा चल रहा है अभी तो। मैम कॉपी दिखाऊं? अभी नहीं, लास्ट में, अभी पोल एंड करूंगी उसके बाद। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा दे। ठीक है। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा, दिखा दूंगी पोल रिस्पॉन्स। यस मैम। हो गया सभी का? यस मैम 2 मिनट रुकना। ठीक है।
मैम कितने बच्चों का आ गया? बेटा 27 बच्चों का आ गया। अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, मैम 2। रुको। किसका रह गया बेटा? हर्ष अभी भी रह गया है क्या? मैम नैना का रह गया। मैम नैना का। नैना का रह गया है। मैम हो गया। हो गया, ठीक है। चलो चलिए, आंसर तो सबने कर दिया। अब मैं पोल रिस्पॉन्स दिखा रही हूँ, देखिए और चैट सेक्शन में आंसर करिए बाकी बच्चे। और जिसको कॉपी दिखानी है कॉपी दिखाओ जल्दी से। हाँ दिखाइए कॉपी। हाँ, ललिता के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका। बलबीर राज के नाम से बच्चा आपका भी ठीक है, गुड। कुलदीप के नाम से बच्चा आपका भी करेक्ट है। गलत किसका है फिर? कॉपी तो मुझे वही बच्चे दिखाते हैं जिनका आंसर सही आता है ना। चलिए अब देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे नियम लगा लो। यही किया होगा, यहीं पे किया यस होगा। मैम। यस मैम। क्या किया आपने? सबको ऐसे लिख लो, 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 माइनस 4। 4 जब ऊपर जाएगा 8 में से घट जाएगा, बटे टी की घात 3। क्या आ गया ये सॉल्व करके? 25 गुणा 5 की घात 2, 8 में से 4 जाएंगे 4 आएगा, 10 की घात 3। ठीक है, पहला स्टेप एकदम करेक्ट। और अगर Yes, बेटा आप ऑप्शन में देखो, जब यहाँ टी की घात 4 आ रहा है, इसका मतलब चारों में से अभी भी हो सकता है आंसर, ठीक है, क्योंकि सब में टी की घात 4 है। अब क्या करोगे आप अगले स्टेप में? 25 से गुणा 5 की घात 2 को भी क्या लिख लो? 5 गुणा 5 लिख लो। 5 के ऊपर 2 है ना, तो मतलब 5 2 बार लिखा होगा, तो मैंने इसको 5 गुणा 5 लिख लिया। नीचे 10 की घात 3 को भी ओपन कर लिया, 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार लिखा है। अब जो चीज कट रही है काट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। सभी को क्लियर होगा मैंने कैसे कैंसिल किया है? 5 से ही सबको कैंसिल कर दिया। यस, मुरारी के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। बताइए सभी को क्लियर हुआ कहाँ पे मैंने कैसे काटा है इसको? यस मैम। बस अब जो बचा है लिख दो। क्या क्या बच गया आपका? 5 बचा ऊपर, तो 5 है लिख दिया। टी की घात 4 बचा, लिख दिया। नीचे क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा टी की घात 4 बटे 8। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बताइए मुश्किल सवाल था क्या? रघुवीर के नाम से बच्चा एकदम बहुत बढ़िया। नो। फिर बताओ, आपने पोल रिस्पॉन्स भी देखा होगा, आधे बच्चों का सही है आधों का गलत है, जबकि मैंने सोचा था सबका ठीक होना चाहिए और होना भी चाहिए था। सभी को क्लियर हो गया बेटा, या अभी भी किसी पॉइंट पे या किसी टर्म में किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। यस, गजेंद्र के नाम से बच्चा है, करेक्ट। नो मैम। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर छठा चैप्टर शुरू करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलिए। ठीक है, रेखाएं और कोण चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जरा यहाँ ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कोण बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यून कोण नजर आ रहा होगा, ये रहा न्यून कोण आपको नजर आ रहा होगा। तो देख लेते हैं न्यून कोण होता क्या है। ऐसा कोण, देखो कोण बनाने के लिए आपके पास दो रेज होनी बहुत जरूरी है ना। तो ऐसी रेखाएं आपके पास होनी चाहिए कम से कम दो, तभी तो आपका कोण बनेगा, क्योंकि आपका कोण इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में बनता है, ये वाला, इसी को तो कोण कहते हो।
ये आपको पता है बेसिक चीज कि कोण बनाने के लिए कम से कम 2 रेखाओं का होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आता है न्यून कोण क्या होता है। मान लीजिए ये कोण था एबीसी, एबीसी आपको साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो कोण बना है बी पे और इस कोण का मान क्या है एक्स, एक्स डिग्री है। अब याद रखना न्यून कोण क्या होगा, न्यून कोण ऐसा कोण है जिसमें जो कोण का मान होगा हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, है ना। ना कभी भी कोण 90 से ज्यादा हो सकता है ना 90 के बराबर, 90 के बराबर भी नहीं होगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब इन दोनों के बीच का होगा। तभी तो हम 0 और 90 को नहीं ले रहे हैं ना, इसने बीच का शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब ना 0 आएगा ना 90 आएगा, इनके बीच के जितने भी अंक होंगे, जितने भी डिग्रीज होंगी 1 2 3 3.4 3.5 जितना भी हो, 90 से छोटा 0 से बड़ा। सभी को क्लियर? यस मैम। ये पता होना जरूरी है। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट वाले में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आपको दिख रहा है समकोण। समकोण ये भी बहुत इस्तेमाल होता है समकोण का। मान लीजिए ये है एबीसी, है ना, ये आपको जो निशान दिख रहा है एक वर्ग का, जहां पे भी ये बन जाए आप समझ जाना है 90 डिग्री होता है ना, लिखते नहीं है। जहां पे भी आपको बीच में बॉक्स जैसा नजर आए कोण के बीच में, आप समझ जाना ये 90 डिग्री है। तो समकोण ऐसा कोण होता है, इस तरीके का कोण होता है जिसका मान हमेशा 90 के बराबर होगा, बराबर होगा, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है मैम। तीसरा वाला आता है हमारा अधिक कोण। नाम से ही पता चल रहा है अधिक हो, जो ज्यादा हो। अधिक कोण मतलब मान लीजिए ये रहा आपके सामने नजर आ रहा है, तो z की बात कर रहे हैं, z मान लीजिए एक अधिक कोण है, तो z का जो मान आएगा 90 से ज्यादा 180 से कम। वेरी गुड, 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम तभी मैं उसे अधिक कोण बोलूंगी। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़े हुए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, उसके बाद आता है आपका ये देखो ऋजु कोण। ये भी आपका इस्तेमाल होगा, मतलब मैम ये पूरा 180 डिग्री का होता है। ये हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का। एक कभी भी एक सीधी रेखा पे जो कोण बनेगा ना, पूरा एक सीधी रेखा पे जो अगर एक पूरा कोण बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है, 180 डिग्री का ही होगा, ना 180 से कम ना उससे ज्यादा। हाँ ठीक है, हमेशा 180 डिग्री का। ऋजु कोण भी आपका इस्तेमाल होगा। यस बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम माइक बंद कर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। लास्ट आता है देखो। अच्छा मैं कह रहा था किसका माइक ऑन है? मुरारी के नाम से जो बच्चा बेटा बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हो, माइक म्यूट रखो। आखिरी जो कोण है ये आपका क्वेश्चन में बहुत इस्तेमाल होगा, पर प्रतिवर्ती कोण, ये नया है। प्रतिवर्ती ज्यादा तो ये 360 से कम होता है। हाँ, मान लीजिए ये है एबीसी, यहाँ पे कोण टी का जो मान है, देखो ये हमेशा प्रतिवर्ती है ना, पीछे की तरफ को दिख रहा है ये कोण। देखो ये वाला कोण अलग है, ये वाला कोण अलग है। हम बात कर रहे हैं इसके पीछे साइड की, जो यहाँ बना रहा है ये पीछे की तरफ को। तो आपको दिख रहा है जब भी पूरा कोण होता है, पूर्ण कोण क्या होता है बेटा, जो 360 डिग्री का हो। अब यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये पूरा नहीं बन रहा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है इस पॉइंट पे, पूरा तो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब ये कोण 360 से तो छोटा होने वाला है। किससे छोटा होगा? 360 से तो छोटा होगा, क्योंकि 360 पूरा होना चाहिए, तभी 360 है। तो 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, है ना। साफ नजर आ रहा है 180 से बड़ा है ना, क्योंकि 180 तब बनता है जब सीधी रेखा हो। ठीक है, तो ये आपको साफ नजर आ रहा है कि ये 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। सभी को क्लियर? ये क्वेश्चन आपका आएगा भी, आपकी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। मुरारी के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या प्रॉब्लम है? वीडियो बिल्कुल बंद कर रहेगी, माइक भी बंद रहेगा।
अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। सभी तरीके No, के ma'am. कोण आ गए? नो मैम। ठीक। नो मैम। अब आपका यहाँ में आता है ये चीज की मैं बात कर रही थी आपसे, रैखिक युग्म की मैं बात कर रही थी। अब रैखिक युग्म भी आपका हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है। कोणों का रैखिक युग्म। अब कोणों का रैखिक युग्म होता क्या है? कोणों का रैखिक युग्म होता क्या है कि मैंने आपके सामने क्या कर दिया, ये कोण आपको नजर आ रहा होगा ABCD, ठीक है। अब आपने एक टर्म सुनी होगी उभयनिष्ठ। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब पता है किसी को? यस मैम। क्या होता है? मैम उभयनिष्ठ वो होता है जो मतलब कोई कोण बना हो उसका बेस एक ही हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ऐसी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा ऐसी भुजा होती है जो किसी भी दो कोणों के बीच में समान होती है। समान होती है ना, तभी तो उभयनिष्ठ बोल रही हूँ। दोनों में आएगी। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, मैंने हरे कलर का बनाया, एक कोण मान लीजिए ये है, एक कोण है ये वाला, इसको y मान लो, और ये वाला इस तरफ वाले को x मान लो। तो अगर आप यहाँ पे इस कोणों की बात करें तो कोण y में, कोण जो y है उसमें BD भुजा आपको दिख रही है ना। कोण y को अगर आपको लिखना हो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? ABD है ना कोण y का मान। भाई कोण y को आप इनडायरेक्टली ABD तो बोलोगे, ABD, या इसे आप बोलोगे कोण DBA। ABD या DBA एक ही बात होगी ना, क्योंकि y डिग्री हमारा D वाले पॉइंट पे बन रहा है। सभी को क्लियर हुआ? यस ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि BD जो भुजा है इसमें आ रही है BD वाली। अब उसी तरह हम x डिग्री की बात कर लेते हैं। x डिग्री को देखो, अगर आप बोलोगे, क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कोण DBC या कोण CBD। एक ही बात है ना। भाई मैं यहाँ से शुरू करूँ, DBC बोलूं, DBC बोलूं या CBD बोलूं, एक ही बात है ना। ये भी तो B पे बन रहा है। और इस x डिग्री में भी BD भुजा जो है ये उभयनिष्ठ है। दोनों जगह आ रही है BD। देखो BD y वाली की भी तरफ आ रही है और BD x वाली की तरफ भी आ रही है। क्लियर हुआ? सभी को दिख रहा है ना, दोनों जगह आ रही है। जब भी इस तरीके का आपको कोण नजर आए कि वहां पे जो एक भुजा है वो दोनों साइड आ रही है, दोनों जगह आ रही है, इसी को हम उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। और इस तरीके की भुजा के आसपास जो कोण बनेंगे उसी को हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म, ठीक है। मतलब जो कोण x और y होगा, कोण x और कोण y का मान हमेशा 180 के बराबर होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। देखो ये जो युग्म है बेटा, ये AC भुजा पे बन रहा है ना। मतलब AC जो रेखा आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसी के ऊपर तो बन रहा है ना। और AC एक हमारी सीधी रेखा है। AC एक सीधी रेखा नजर आ रही सभी को? यस मैम। आपने पढ़ा था सीधी रेखा में हमेशा 180 का कोण बनता है। यस मैम। बनता है ना। हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं एक और रेखा डाल दूं ऐसे इस तरीके की, तो अगर मैं आपसे बोलूं ये बीच वाला Z डिग्री है, ये Y है, ये X है, तो अभी भी आप क्या बोलोगे कि Y कोण Z और कोण X तीनों का मान किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 180 के बराबर होगा। ये भी हमारे रैखिक युग्म में इस्तेमाल होंगे। रैखिक युग्म है ये भी। रैखिक युग्म, एक ही रेखा पे बनने वाले कोण हमेशा 180 के बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है। ठीक है, ये वाली यहाँ BE भी है और BD भी है। क्लियर हो गया? देखो ये वाला जो आपका इस्तेमाल होने वाला है क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। यस मैम। नहीं रहेगी अभ्यनिष्ठ सॉरी रैखिक युग्म में। आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है। इसके बाद जो आपका शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, मैंने दो रेखाएं यहाँ पे बना दी।
जो आपस में मिल रही हैं, है ना, प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है Yes, ना, ma'am. किसी जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे मिल रही है, मिलना मतलब प्रतिच्छेद कर रही है कहीं ना कहीं। तो किसी ना किसी पॉइंट पे अगर दो रेखा को मैं आपस में मिलाऊं, तो अगर वो किसी ना किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए कुछ कोण होते हैं। किस तरीके के कोण होते हैं देखना। एक कोण आपको नजर आ रहा है, ये मैं नंबर नाम दे देती हूँ। ये है कोण 1 और ये है कोण 2, ये है कोण 3 और ये है कोण 4। कोण 4 नजर आ रहे हैं ना? 4 के अलावा किसी को नजर आ रहे हैं क्या? पांचवा दिख रहा है? नो मैम 4 ही है। यस। तो अब इन चारों कोणों के बारे में मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण होते हैं जो हमेशा आपस में बराबर जिनका मान हो, बराबर होते हैं। सामने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे, जिनको हम शीर्षाभिमुख कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने उल्टे। कोण 1 2 के बराबर होगा, उसी तरह कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 4। ठीक है। मैम इंग्लिश आपको अगर इसमें से, हाँ, आपको अगर इसमें से किसी भी एक कोण का मान मिल जाए ना, आप चारों कोण निकाल सकते हो। निकाल के दिखाऊं कैसे निकालोगे? यस मैम सबका पता चल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन में दे दिया कि कोण 1 का मान ना 50 डिग्री है, कोण 1 50 डिग्री है। आपको बताना है कोण 2, कोण 3 और कोण 4 का मान क्या होगा। 2 का 50। हाँ, आपको पता है कि कोण 1 और कोण 2 तो बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों रेखाएं AB और CD आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। कोण आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। रीजन हो गए ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। मैम तो इसे कोण 2 का मान तो आपको पता चल गया 50 डिग्री। साहिल, मैम बेटा माइक म्यूट करो। देखो अगर आपको आता है अच्छी बात है, बट मैं सबको बता रही हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से देखो। आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता तो यहाँ कोण 1 और 2 का मान 50 डिग्री। अब 3 और 4 का मुझे बताना है। अब जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो रेखा है हम कोई भी ले सकते हैं। मैं सीडी रेखा को देख रही हूँ। सीडी रेखा जो मैंने नीले रंग से बनाई है, सबको सीडी रेखा दिख रही है? यस मैम। अब सीधी रेखा पे आपको कौन से दो कोण नजर आ रहे हैं? जल्दी से बताओ। मैम C और D। नंबर बताओ, जो मैंने नंबर डाल रखे हैं ना, ताकि इजीली। 4 और 1। 4 और 1 मैम 4 और 1। हाँ 2 और 3 तो 1 और कोण 4 बेटा किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री यस हो गए मैम या 80 नहीं? डिग्री क्योंकि रैखिक युग्म है या नहीं? मैम रैखिक युग्म है। बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कोण 1 का मान आपको अभी दिया है 50 डिग्री है। कोण 4 का मान निकाल लेंगे आप इससे। यहाँ 50 प्लस में है, उस तरफ जाके 180 में से घटा देंगे, कितना आएगा? 130 डिग्री। कोण 4 130 डिग्री आ गया। अब यदि कोण 4 130 है तो बेटा कोण 4 और कोण 3 आपस में बराबर थे? बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है। देखो यहाँ से आ गया। देखो एक ही कोण मुझे पता था और मैंने चारों कोणों का मान निकाल लिया। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? नो मैम। नैना, मैंने आपका मैसेज देखा नहीं। इंग्लिश में भी बताना है। 1 मिनट मुझे बताना। मुझे लगा कि हिंदी वाला ही बैच है। आप इंग्लिश मीडियम के हो? यस मैम। ओके ठीक है। और बता दो। हाँ देखो मैं बता रही। देखो शीर्षाभिमुख कोण को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमेशा जो वर्टिकली अपोजिट होंगे वो आपस में हमेशा इक्वल होंगे। तो आपको नजर आ रहा है ना 1 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 2 ना। 1 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 4 है। ठीक है, तो हमेशा इनका वैल्यू बराबर होगा। रैखिक युग्म को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा को हम क्या बोलते हैं? कॉमन आर्म। तो आपको पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमारे कब बनेंगे? ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बने हों, ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बने हों और उसमें आपको एक कॉमन आर्म नजर आ रहा है। कॉमन आर्म क्या है इसमें? एओ है ना, दोनों में कॉमन आर्म।
AO हमारा 4 में भी आ रहा है और AO हमारा 1 में भी आ रहा है, इसलिए 1 और 4 को जोड़ के 180 के बराबर आएगा, क्योंकि हमारे लीनियर पेयर बन जाएंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट वाले से मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी, ठीक है बेटा? हिंदी में तो करवा रही हूँ इतनी देर से। हाँ देखो बेटा, मैंने क्या बोला, और बता दो। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है ना, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है शीर्षाभिमुख के पेयर कौन कौन से हैं। आमने सामने वाले जो कोण हमेशा बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एक दूसरे के आमने सामने है। माइक बंद कर लो। कोण 1 और कोण 2 और 3 और 4, ये दोनों ही हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं या शीर्षाभिमुख कोण है। तो इनका मान कुछ भी हो हमेशा बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल। तो आपको क्वेश्चन में दिया है एंगल 150 डिग्री है, जब कोण 1 50 के बराबर है तो कोण 2 भी 50 के बराबर हो जाएगा। क्यों? आपको पता है दोनों बराबर है, दोनों 50 के बराबर। 1 और 2 का मान पता चल गया। अब मैंने बोला कि सीधी रेखा को देखो, लाइन CD को देखो, तो सीधी लाइन पे आपके दो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 4। कोण 1 और कोण 4 सीधी रेखा पे हैं, और ये हमारे कैसे होंगे 180 के बराबर, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म बना रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे उभय निष्ठभुजा है, लीनियर पेयर है ये आपस में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कोण 1 का मान अभी निकाला 50 डिग्री, कोण 4 का निकाल लोगे, 180 में से किसको घटा दोगे 50 डिग्री को, कितना आया 130 डिग्री। अभी आपको पता है कि भाई जो कोण 4 होगा वही कोण 3 होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है आपस में। ये भी तो शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ से मेरे चारों के चारों कोणों का मान आ गया। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये दोनों नियम आपके ना लगने वाले हैं यहाँ पे। एक मिनट, स्क्रीन चली गई होगी, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। हाँ रुक जाओ बेटा, एक मिनट। करें। हाँ बेटा रुक जाओ, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। ये समझ में नहीं आती, स्क्रीन जैसी जाती है क्लास से बच्चे जाना शुरू कर देते हैं। दिख रही है अब? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके चलिए अब मैं आ रही हूँ सीधा क्वेश्चन पे। ये आपको उदाहरण नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी की बुक में होगा, चाहो तो आप बुक खोल के देख सकते हो। ठीक है, पहला ही उदाहरण है और आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पहले तो उसे देखो। ठीक है, इसने बोला है दो रेखा है PQ और SR, दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यस मैम। इंटरसेक्ट कर रही है ना, दोनों मिल रही है एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? O पे मिल रही है दोनों के दोनों। आगे क्या बोल दिया इसने? ठीक है, अब आपने उसने रेशियो दे दिया। उसने क्या बोल दिया, जो कोण POR है, POR को ना मैं कोण 1 मान लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3, इनको 4 मैंने मान लिया। कोण POR और ROQ, कोण POR और ROQ का जो रेशियो है ना, वो 5:7 है। तो कोण POR को मैंने क्या नाम दे दिया? कोण 1। कोण ROQ को मैंने क्या नाम दे दिया? ROQ कोण 4। मतलब कोण 1 और 4 का जो रेशियो है वो 5:7 है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब कि जितना गुना एक कोण बढ़ेगा उतने ही गुना दूसरा कोण बढ़ने वाला है, क्योंकि तो आपस में रेशियो में बोल दिया इसने, है ना। जितनी तेजी से या जितना पहला कोण घटेगा उतना ही दूसरा कोण भी घटेगा, और यदि पहला कोण बढ़ रहा है तो दूसरा कोण भी वैसे ही बढ़ेगा। सभी को ये चीज क्लियर? यस मैम। ठीक है, अनुपात में दे रखे है ना, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात या रेशियो का तो ये मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, उतने ही गुना घटेगी या उतने ही गुना बढ़ेगी। ठीक है,
अब आपको क्या बोला है इसने सवाल में, आपको सभी कोण बताने हैं। मतलब आपको कोण ए कितना है, कोण 2 कितना है, कोण 3 कितना है और कोण 4। एक तरह से ना पहले वाला जैसे ही सवाल है, बस इस बार आपको अनुपात में दे दिए, रेशियो में दे दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसी इसकी अप्रोच होनी चाहिए। छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. यस तो मैम। रेशियो में देती हूँ बेटा, क्या ठीक है। अब POR और ROQ पे आ जाओ आप। डायग्राम में है POR और ROQ, आपको सभी को मैम, नजर आप आ रहे आंसर को होंगे। POR और ROQ बेटा कौन सी रेखा पे बने हुए हैं? कौन सी रेखा पे बने हैं दोनों कोण? PQ रेखा पे बने हैं या नहीं? सभी बच्चे डायग्राम में देखो और रेखा PQ को देखो, आप लाइन PQ को देखो और आपको साफ नजर आ रहा है ना कि POR ये रहा और ROQ दोनों ही इसी रेखा पे बने हैं। यस और नो? यस मैम। इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? आपको यहाँ पे कॉमन नाम नजर आ रहा है आरो, उभयनिष्ठ भुजा नजर आ रही है आरो। इसका मतलब क्या लिखूं? कोण 1 और कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रैखिक युग्म हो गए आपस में, लीनियर पेयर। पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया? यस मैम। Yes, आपको डायग्राम में यही देखना है। चलिए अब बेटा इनका अनुपात आपको कितना दे रखा है? कोण 1 और 4 का 5:7, 5:7। तो क्या लिखोगे? 5x + 7x। अब मैं x क्यों ले रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि अभी मैंने बताया अनुपात मतलब क्या होता है, जितने गुना पहला कोण बढ़ेगा उतने ही गुना वो बढ़ेगा। टाइम्स में होता है ना, इसलिए मैंने x मान लिया कि इतने गुना ये बढ़ने वाला है। y भी ले सकते हो, z भी, मैंने x ले लिया। बराबर 180 डिग्री। 7 और 5 को जोड़ो, कितना आएगा? 12 12 बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 180/12। 12 यहाँ x के साथ गुणा में है, 12 यहाँ x के साथ गुणा में है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? बताइए। yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बेटा ये कौन है? जतिन। बेटा जतिन, प्रॉब्लम क्या है? इतनी बार y लिखते हैं क्या? आपकी वजह से बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखेगी। चलिए लिखना मत इतनी बार, आप भाग दे दो, काट दो। मतलब 12 एकम 12, 13 14 15 16 17 18, 6 आएगा। 12 पंजे 60। x का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। ये सिर्फ x का मान आया है, x का मान 15 डिग्री। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? कोण 1 का मान कितना आएगा बेटा? कोण 1 है 5x, मतलब 5 गुणा 15। x का मान तभी तो निकाला। 5 को 15 से गुणा कितना करोगे? क्या आएगा? 75। 75। 1 का मान 75 डिग्री आ गया। ठीक है। Yes. उसी तरह कोण 4 का मान कितना है? 7x, मतलब 7 गुणा 15 डिग्री कितना आएगा? 105 डिग्री। दो कोण मुझे पता चल गए, दो कोणों से बाकी कोण भी पता चल जाएंगे। अब फिर से आप डायग्राम में आओ, यहाँ पे आपको शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहे हैं। कोण 1 और कोण 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने नजर आ रहे हैं। यस मैम। मतलब कोण 1 और कोण 3 बराबर हो गए कितने की डिग्री? 75 डिग्री। ये हो गए शीर्षाभिमुख। आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा पेयर देखो। यस मैम। कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 4 भी बराबर होंगे। यस मैम। दोनों के दोनों आपको मिल गए, चारों के चारों एंगल्स 1 2 3 4। बताइए, आया सभी को सवाल समझ? यस मैम। था ना सेम पहले? यस मैम। सेम पहले जैसा ही था, बस क्या अंतर था? इसमें आपको अनुपात में दे दिया, रेशियो में दे दिया। क्लियर? यस मैम। नैना बेटा समझ में आ गया? यस मैम। उतार लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं एनसीईआरटी का।
मैम उतार लिया। देखो एक बार डायग्राम देख के उतार लिया। आ जाए ना। उतार लेते हैं। उतार लिया। यस मैम। चलिए अगला करते हैं फिर देखते हैं। नहीं उतारा। नहीं उतारा, एक मिनट, लो उतार लो। बेटा नैना पोल में मैं क्वेश्चन तब दूंगी, मेरा मेन मोटिव इसका है, हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो पोल में क्वेश्चन देने का मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्लास में मैं पोल में कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगी, तब करेंगे। आज आज फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट। हाँ मैम पोल में क्वेश्चन कर दोगा। हाँ अगली क्लास में पोल में सवाल दूंगी, फिलहाल आज समझ तो लो कि कैसे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, या चैप्टर को आपने कैसे देखना है। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे पोल से रिलेटेड सवाल। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। अब प्रश्नावली 6.1 आपको नजर आ रही होगी आपकी बुक में। पहला सवाल यही है, यही है ना पहला सवाल। पढ़ो क्या बोला है। आगे आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा ये वाला। 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर 25 से 25 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु जी 0 पर कोण मैंने कहा ए था अपनी सी प्लस सी। मैंने आपसे बोला था कि अपनी अपनी बुक में पढ़िए, यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैं समझाती हूँ क्वेश्चन में बोला क्या है, सब सुनो ध्यान से। देखो आपको यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं नजर आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, साफ बोला है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ पॉइंट पे। ठीक है, ओ पॉइंट पे आपको प्रतिच्छेद करती नजर आ रही है। क्या क्या दिया है, एओसी और बीओई। एओसी ये है और बीओई, इन दोनों का मान 70 डिग्री है। कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर है 70 डिग्री के। और बीओडी का मान आपको दे रखा है, इस वाले नीचे वाले कोण का मान है 40 डिग्री। कोण बीओडी है 40 डिग्री के बराबर। आपको क्या क्या निकालना है, एक तो बीओई का मान ये वाला, और प्रतिवर्ती सीओई का मान, दो कोणों का मान आपने निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। चलिए इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखो, ये है डायग्राम। अब जैसा मैं बोलती जाऊं ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है। आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे जो कोण बीओडी है ना बेटा, कोण बीओडी का मान 40 डिग्री दे रखा है। तो आप मुझे बताओ कोण बीओडी के सामने कौन सा कोण नजर आ रहा है आपको। ये जो नीले रंग का कोण बीओडी है, इसके आगे कौन सा कोण है सामने, एओसी। एओसी है। तो क्या ये आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, आप बताओ मुझे। मैम होंगे बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले तो मैंने ये निकाल दिया कि एओसी भी 40 डिग्री हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर हो गया। ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक और चीज मुझे सवाल में गिवन है कि कोण एओ कोण एओसी, यस, कोण एओसी और कोण बीओ ई का मान आपको 70 डिग्री दिया हुआ है सवाल में। तो आपको बीओई का मान पूछा, अभी आपने एओसी निकाल दिया। एओसी कितने डिग्री आया, 40 डिग्री। तो एओसी की जगह मैं 40 डिग्री लिख दूं प्लस बीओई। यहां से बेटा बीओई का मान निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 70 में से 40 घटा दो, बीओई आ गया 30 डिग्री। तो पहला कोण तो मेरा आ गया जो उसने पूछा था, बीओई का मान। तो बीओ की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, 30 डिग्री, क्योंकि आ गया मेरा। इतना सभी को समझ में आ गया।
यस मैम। फिर से समझा दो। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, अपने बुक में देखो, आपको ये लिखा होगा कि एओसी और बीओई 70 डिग्री दे रखा है, दिया है ना बुक में लिखा हुआ साफ। अभी अभी आपने बोला कि एओसी 40 डिग्री है, क्योंकि अभी मैंने निकाला कि एओसी 40 डिग्री हमारा शीर्षाभिमुख से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आ गया 40 डिग्री। तो जहां एओसी था मैंने वहां 40 डिग्री लिख दिया, 40 डिग्री लिख दिया। बीओई की मान निकालने के लिए, बीओई का मुझे नहीं पता, बीओई कैसे आएगा, जब ये 40 उस तरफ जाके 70 में से घट जाएगा, 70 में से 40 घटाई 30 डिग्री आया। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब देखो दो, एक कोण तो निकल गया, अब उसने सीओई का मान पूछा है, कोण सीओई। अब मुझे बताओ डायग्राम में देख के सीओई का मान कैसे निकालोगे। इस डायग्राम को ध्यान से देखो और सीओई देखो, कोई रैखिक युग्म पक्का बना रहा होगा सीओई। सीओई पहले तो देखो किस रेखा में आ रहा है। मैम ए बी रेखा पर रैखिक युग्म। हाँ, ए बी रेखा में सीओई आ रहा है ना। यस मैम। यस मैम। ये दोनों रेखा भी आ रही है, तो कौन कौन से तीन कोण मिला के 180 के बराबर बनेंगे। कोण एओसी, कोण सीओई और कोण बीओई। बेटा इस सीधी रेखा ए बी पे तीन कोण नजर आ रहे हैं, कोण एओसी, कोण सीओई और कोण बीओई। तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना। ए बी रेखा मैंने सीधी रेखा पे देखी, तीन कोण थे, तीनों का मान 180 के बराबर। अब जिसका मान पता है वो लिख लो, एओसी 40 डिग्री सबसे ऊपर, सीओई मुझे पता नहीं है, बीओई अभी अभी निकाला कितना 30 डिग्री, बीओ की जगह 30 डिग्री लिख दो बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ से, आपको पता है 40 और 30 70 डिग्री हो गया, सीओई बराबर। अब सीओई का मान कैसे आएगा, जब आप 180 में से 70 घटा दोगे, सीओई का मान कितना आ गया बेटे 110। लेकिन इसने सवाल में बोला है सीओई का प्रतिवर्ती सीओई का मान निकालना है। प्रतिवर्ती सीओई का मतलब रिफ्लेक्स सीओई, प्रतिवर्ती सीओई या रिफ्लेक्स सीओई। आपको पता है ना रिफ्लेक्स वाला या प्रतिवर्ती कोण क्या था, जिसका मान 180 से ज्यादा 360 से कम था। ऐसा कोण जिसका मान 180 से ज्यादा 360 से कम। लेकिन यहाँ सीओई का मान कितना आया बेटा 110 आया ना। इसका मतलब अगर मुझे प्रतिवर्ती निकालना है ना, रिफ्लेक्स एंगल, तो मुझे 360 में से ये सीओई को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा आना चाहिए। अब 110 तो 180 से भी छोटा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। तो 360 में से 110 डिग्री घटा दोगे कितना आ जाएगा 250 डिग्री। अभी आ गया ना 180 से बड़ा 360 से छोटा 250 डिग्री। यही हमारा प्रतिवर्ती सीओई का मान है, रिफ्लेक्स सीओई की वैल्यू। क्लियर? यस मैम। हम दोबारा समझा दो। बेटा अगर उसने क्वेश्चन में सिंपल बोला होता कि सीओई का मान निकालो तो सीओई 110 ही आता, लेकिन उसने सीओई का नहीं बोला, उसने बोला प्रतिवर्ती सीओई। मतलब सीओई का वो मान पीछे साइड से देखना है, इसको इस तरफ से। डायग्राम में देखो, देखो सीओई तो ये है, लेकिन इसने प्रतिवर्ती बोला है ना, मतलब ये वाला पूरा, ये वाला हिस्सा नीचे से बैक साइड वाला हिस्सा बताना है उसने प्रतिवर्ती के लिए, इतना हिस्सा। तो इतना हिस्सा कैसे आएगा, जब आप पूरे 360 में से इतना डिग्री घटा दोगे तभी तो आएगा। सॉरी 360 में से ये वाला घटाओगे तभी तो नीचे वाला आएगा। यही तो प्रतिवर्ती है, बैक साइड का जो होता है। तो इसलिए मैंने इसको 360 में से घटा दिया। ठीक है, हाँ। तो बेटा आज के क्वेश्चंस यहीं तक है, इसके आगे का अगली क्लास में करेंगे।